नमस्कार, डिजियाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। किसी भी व्यक्ति या महिला की सुंदरता में बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। नई नई तरह की हेयर स्टाइल्स तब बन पाती हैं जब आपके बाल काले, घने और लंबे हों। महिलाएं तो अपने सौंदर्य का एक बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा बालों पर खर्च करती हैं और बालों की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए वे नाना प्रकार के उपाय भी करती हैं। सिर्फ महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी खास तौर पर अपने बालों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और अक्सर अपनी बालों की केयर करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जिस व्यक्ति के बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं या वो गंजा होने लगता है, उसका दर्द वो ही जानता है। खूबसूरती में सिर्फ बाल चार चांद ही नहीं लगाते हैं, बल्कि सौंदर्य को, सुंदरता को एक मुकम्मल स्थान भी पहुंचाते हैं। लेकिन खान पान का दोष कीजिए या प्रदूषण, ये जो मिलावटी भोजन हम लोग कर रहे हैं उसका असर कहिए कि आजकल असमय ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर्स, खासकर बच्चों में ये प्रवृत्ति बहुत देखने को मिल रही है। 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों में के बालों में, उनके सिर में आप सफ़ेदी की, चांदी की लटें देख सकते हैं। इसकी वजह निश्चित रूप से खान पान तो है ही, कुछ इस तरह का फास्ट फूड, इस तरह की जीवन शैली जो आजकल के बच्चों ने अपना रखी है, उसकी वजह से उनके जल्दी ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे उन बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, उनके बाल और अधिक सफ़ेद होते जाते हैं और फिर माता पिता चिंता करने लगते हैं कि इस कम उम्र में अगर इस बच्चे के या बच्ची के बाल सफ़ेद हो गए तो हाय राम, इसकी शादी कैसे होगी। इसलिए अपने चेहरे की आप जितनी केयर करते हैं, अपनी चेहरे की जितनी सुरक्षा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा और केयर की ज़रूरत है आप अपने बालों की करें। यह समय बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, प्रीमेच्योर गेयरिंग हेयरिंग जो हेयर है वो ग्रेइंग क्यों होते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेयर एक्सपर्ट यानी बाल विशेषज्ञ डॉक्टर मदगंजन द्विवेदी। आप मीत क्लिनिक के फाउंडर हैं। डॉक्टर मदगंजन ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आए हैं और उन्होंने अपना पूरा फोकस बाल और बालों से संबंधित रोगों पर लगाया है और एक एक्सपर्ट के रूप में वो पूरे देश में विख्यात हो चुके हैं। इंदौर में, जबलपुर में और भोपाल में उनके क्लिनिक्स चलते हैं और वो अब तक हज़ारों मरीजों का इलाज करके उन्हें गंजत्व से मुक्ति दिला चुके हैं, बाल गिरने से मुक्ति दिला चुके हैं और असमय बाल सफ़ेद होने के रोग से मुक्ति दिला चुके हैं। डॉक्टर मदगंजन, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं जैसा कि मैंने कहा कि असमय बाल सफ़ेद होना जी, ये क्या है, इसके बारे में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आप, इसके कैसे ये बीमारी हो जाती है लोगों को? प्रीमेच्योर ग्रेइंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 30 साल के पहले जब बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, तो इस बीमारी को हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहते हैं, राइट। प्रीमेच्योर ग्रेइंग की जब हम बात करें तो मेलेनिन एक तरह का प्रोटीन होता है या प्रोटीनस कंपोजिशन का बना होता है। तो जब ये मेलेनिन आपके बालों में कम हो जाता है या मेलेनोसाइट्स, वो सेल्स जो मेलेनिन बनाने का काम कम कर देती हैं, तो या तो मेलेनोसाइट सेल्स, वो सेल्स जो कि एपिडर्मिस लेयर में होती हैं, सिर की चमड़ी में होती हैं, वो बालों तक मेलेनिन को नहीं पहुंचा पाती हैं, या मेलेनोसाइट्स अपना काम करना बंद कर देते हैं, या नीचे से ऊपर जाने वाला पंपिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिसके कारण बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन हो गया है आजकल। हर चौथे 5वें पेशेंट को ये समस्या देखने को मिल रही है। सर, जैसा कि आपने कहा कि 30 साल से पहले जी
ये तो बहुत आपने बड़ी उम्र बता दी, 30 साल। जी। मैं तो सर 8 साल के, 10 साल के और 12 साल के बच्चों को जानता हूं जिनके बाल असल में सफेद हो गए। मैं खुद की बात करूं, आप ये संयोग है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन इंटरव्यू करने के साथ साथ मैं इस बीमारी का मरीज भी हूं। मैं जब 10वीं में पढ़ता था, लगभग 13 साल की मेरी आयु थी, तब मेरे बाल सफेद होने लग गए थे। और कॉलेज आते होते यानी 15 साल की उम्र तक आते आते मेरे लगभग 40 से 50% बाल सफेद हो गए थे। करेक्ट। तो ये क्या, इसके क्या कारण है सर? देखें, हम जब प्री मैच्योर ग्रेइंग की बात करते हैं तो ये 1-2 साल से लेके 30 साल तक हम इसको काउंट करते हैं। 30 साल के बाद वो मैच्योर ग्रेइंग हो जाती है, हम उसको फिजियोलॉजिकल या नेचुरल ग्रेइंग कहने लगते हैं। तो 30 साल के पहले पहले जो ग्रेइंग होते हैं उसमें मुख्य रूप से जो कारण होते हैं, सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक कारण। अगर अनुवांशिक हम परिवार में देखें, 7 पीढ़ियों में किसी को भी सफ़ेद बालों की शिकायत रही है तो आगे की जनरेशन में होने के चांसेस 55% बढ़ जाते हैं। दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो कारण होता है वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां शरीर में अगर हैं, जैसे कि एलोपेशिया है, वेटिलिगो है या कुछ और बीमारियां हैं, वो भी एक कारण होती हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग का। तीसरा कारण होता है स्ट्रेस का। अगर टेंशन है, तनाव बना हुआ है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी सफेद बाल होना। 10वीं के बच्चे को क्या तनाव हो सकता है? बेसिकली हम उसको स्ट्रेस ना बोलें, टेंशन बोलें, तनाव बोलें, नींद नहीं पूरी होना है, किसी भी टेंशन ना बोल के हम उसको तनाव या प्रेशर बोल सकते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, पर एक कारण है ये। मुझे जब मेरे बाल सफेद होने शुरू हुए तो मेरी दादी ने, मेरी नानी ने, मेरी बुआ ने मुझसे ये कहा कि तुमको नज़ला बना रहता। मुझे सर्दी जुकाम की पीड़ा थी हमेशा से जी। तो बोले तुमको नज़ला बना रहता है, इस नज़ले की वजह से तुम्हारे बाल सफेद हो गए। ये भ्रांति है या सही है? नहीं, भ्रांति नहीं है, कुछ हद तक ये बात सही है। बेसिकली फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शन या बार बार बीमार होना या बार बार बीमार होने की लत अगर हमारे शरीर में है तो कहीं ना कहीं वो एक कारण बन जाता है प्री मैच्योर ग्रेइंग का। तो हमने 2 कारण देख लिए। पहला कारण है जेनेटिक, दूसरा कारण हमने देखा ऑटो इम्यून डिजीज, तीसरा कारण हमने देखा स्ट्रेस, चौथा कारण मैं आपको बताने ही वाला था कि आपने मुझे पहले ही जो है उसको बता दिया कि जो है अगर फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शन, बार बार बीमारी शरीर में बढ़ी हुई है, इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर है, तो भी एक बड़ा कारण होता है सफेद बाल होने का, प्री मैच्योर ग्रेइंग होने का। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि न्यूट्रिशनल लेवल पे भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर है तो ये बच्चों में हो सकती है, आयरन डिफिशियंसी है। ये 2 सबसे बड़े कारण हैं जहां पर प्री मैच्योर ग्रेइंग का शिकायत शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा हम और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि अनकंडीशनिंग ऑफ द स्कैल्प एंड हेयर, सिर की चमड़ी और बालों का बराबर रख रखाव ना करना, ये भी इसके कुछ कारण होते हैं। तो ये कुछ बहुत ही प्राइम कारण है जिनके कारण सफेद बालों का होना शुरू हो जाता है। मालूम पड़ जाए कि जैसे ही 10वीं, 8वीं में, 11वीं में, 9वीं में बच्चा आया, उसके बाल थोड़े सफेद होने लगे, 2-4 ही सफेद बाल दिखने लगे, वो आपके पास आ जाए तो रिवर्स कर देंगे आप? अगर जेनेटिक कारण नहीं है, जेनेटिक कारण अगर होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर उम्र कम है और जेनेटिक इश्यूज नहीं है और एजिंग का फैक्टर नहीं है तो इसको 40% केसेस में रिवर्स किया जा सकता है। बट 60% केस में साइंस ये बोलता है कि सफ़ेद बाल काले नहीं होते हैं। बट डे टू लाइफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमें मिला है क्लिनिक के बेसिस पे, वो हमने देखा है कि हमने कई सारे लोगों के बालों को रिवर्स किया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रे और बिल्कुल सिल्वरिश चमकते हैं, वो थोड़ा डस्की हो गए हैं, थोड़ा ब्राउनिश हो गए हैं, थोड़ा ब्लैकिश हो गए हैं, जिससे बहुत हद तक आराम मिल जाता है पेशेंट को। और कम से कम अगर वो नास काले हों पर सफेद होना बंद हो जाए? यस, सफेद होना हम बंद कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, प्री मैच्योर ग्रेइंग को हम फर्दर जो ग्रेइंग हो रहा है उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है। यस डॉक्टर साहब, ये जो सफेद बाल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सफेद बाल जैसा कि मैंने पहले बताया 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्री मैच्योर ग्रेइंग, मतलब 30 साल के अंदर अंदर जो भी बाल सफ़ेद होता है इसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग कहते हैं, जो कि किसी न किसी कारण से होता है और इसका हम इलाज करते हैं तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। 30 साल के बाद जब बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है तो इसको हम मैच्योर ग्रेइंग के तरह कहते हैं, या हम इसको कहें फिजियोलॉजिकल ग्रेइंग है, या हम कुदरती भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 तरह का ग्रेइंग होता है। जो पहले फर्स्ट वाला ग्रेइंग है प्री मैच्योर ग्रेइंग, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। अगर उम्र कम है तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं अगर जेनेटिक नहीं है तो। और 30 साल के बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं होता है, उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। सर, सामान्यतः तो ये माना जाता है भारत में कि 50 वर्ष के बाद हमारे बालों में सफेदी आने लगती है जी। और हमारे यहाँ फिर मुहावरा भी बना कि ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मतलब प्यारे हमने बहुत अनुभव के साथ ये बाल सफेद किए हैं। तो ऐसा मत समझिए, जो चांदी 50 के बाद हमारे बालों में जो लहराती है उसकी अपनी एक ग्रेस है, उसकी अपनी एक गरिमा, वो अच्छा भी लगता है कि 50-55 का आदमी है, उसकी थोड़ी सी दाढ़ी सफेद हो जाए, थोड़े से बाल सफेद हो जाए,
55 के ऊपर जाते जाते कचरे सफेदी बाल हो, तो वो एक अच्छा लगता है, मैच्योर आदमी लगता है। लुक आता है। लेकिन साहब 12-15 साल के बच्चे के ही बाल सफेद होने लग जाए तो बच्चा भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आता है और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो क्या सफेद बाल होना खासतौर पर बच्चों में प्री मैच्योर ग्रेइंग होना, ये माने कि कोई बीमारी का संकेत है, कोई कमजोरी का संकेत है कि भाई ये बच्चे में कुछ एफिशिएंसी की कमी है, ऐसा कुछ माना जाए? बिल्कुल, इसको बहुत सीरियस तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि बाल हमारे मोस्ट इंडिकेटिव फैक्टर होते हैं। बाल सबसे पहले रिएक्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ गड़बड़ होने वाला है। मोस्ट प्रेडिक्टिव फैक्टर्स हैं हेयर। तो इसमें हम अगर बात करें कि भाई अगर प्री मैच्योर ग्रेइंग शुरू हो गया तो हमको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए कि कहीं आयरन डिफिशियंसी तो नहीं है बच्चे में, कहीं विटामिन B12 डिफिशियंसी नहीं है, कहीं विटामिन D की डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है, या फिर प्रोटीन सीवियर प्रोटीन की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोटीन अगर कम हो रहा है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड शरीर में कम हो रहे हैं तो भी ग्रेइंग शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती हैं। तो उसको सीरियस नोट पे उसके जांचें कराना चाहिए और उसको सीरियस नोट पे लेना चाहिए। सर, जब मेरे बाल सफ़ेद हुए, मैंने आपसे कहा कि मैं केवल आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपका पेशेंट मरीज भी हूं, इसलिए मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगा। अब तो मेरे लगभग पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तो चमक है। ये तो सर, जब मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हुए तो मेरी दादी ने और मेरी माँ ने मुझे खसखस का हलवा खिलाना शुरू किया। दूध तो मैं पीते ही था, लेकिन दूध की रात में भी उन्होंने कहा दूध पियो। मैं सब्जियां नहीं खाता था, मुझसे कहा गया कि नहीं हरी सब्जी तो खाना पड़ेगी। दाल का पानी पिलाने लगेंगी, दाल का पानी पियो, इसमें बहुत ताकत होती है। और दादी जो घर का घी होता था, गाय भैंसे थी तो दादी शुद्ध घी की कभी मालिश किया करती थी। क्या गाजर का हलवा खूब खिलाया, गाजर को दूध में पका पका के खूब खिलाया कि इससे बाल काले होते हैं जी। और क्या आंवला और रीठा शिकाकाई, इससे मेरे बाल धोए जाने लगे कि इससे बालों को फायदा होता है। क्या खान पान में बदलाव करके बालों को सफ़ेद होने से रोका जा सकता है या उनको काला किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। जैसा कि आपकी दादी नानी ये लोग करते थे, इन नुस्खे अपनाते थे, तो इसमें बहुत हद तक कई सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी डाली हुई हैं। पर हम अगर बात करें प्री मैच्योर ग्रेइंग की, अगर ये अर्ली एज है, बहुत कम उम्र के बच्चे या बच्चियां हैं, उस केस में हम बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि हम विटामिन D वाली, विटामिन B12 वाली, आयरन वाली डाइट को हम ऐड ऑन कर सकते हैं। विटामिन B12 किन किन चीजों में है? विटामिन B12 अगर मैं वेज हूँ, मतलब अदरवाइज तो आप मछली खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। नॉनवेज वालों को B12 की कमी नहीं होती। जी जी। लेकिन अगर हम वेज हैं जी, तो अगर हम वेज हैं तो उसमें दूध ले सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा दूध या दूध से बना हुआ कोई भी आइटम हम बढ़ाएं, डाइट में बढ़ाएं। इसके अलावा ईस्ट, फ्रेगमेंटेड फ्रूट जितने भी होते हैं, हालांकि थोड़ा सा लिमिटेड सोर्स है विटामिन वेजिटेरियन लोगों में, पर जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं वो है दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें। और इसके अलावा जो एगिटेरियन है वो एग ले सकते हैं, जो नहीं है वो ईस्ट पे जा सकते हैं, जो भी बादाम लें, बादाम फ्रेगमेंटेड चीज़ें ले सकते हैं जो जिसमें ईस्ट होता है, अंकुरित लें, जैसे खमण है या फिर डोसा है, जो जिसको फर्मेंटेड किया गया, खमीर उठाया गया। इसके अलावा और डॉक्टर साहब क्या किया जा सकता है? इसके अलावा जो है हम जो है आयरन, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, वो लें। और विटामिन D बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, अगर उसमें चेक करें कि अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाए। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि इतने सब प्रयास करने के बाद जी, हरी पत्ती खा रहे हैं, अंडे का सफ़ेद हिस्सा भी खा रहे हैं और नॉनवेज भी खा रहे हैं, उसके बाद भी आपके बाल सफ़ेद होते रहें, तो आप किस तरह से उसका इलाज करते हैं? आप क्या किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखिए, जब हम खान पान से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती हैं तो फिर एक मेडिकल लेवल पे हम जब जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है हम इसको डायग्नोज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कमी आ रही है। सबसे पहले 75 टाइम जूम कैमरे में चमड़ी और बालों का स्टेटस पता लगाया जाता है कि कहीं सिर की चमड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बालों में स्ट्रेंथ में, चमड़ी में इन्फेक्शन तो नहीं है। चमड़ी इन्फेक्शन नहीं, बेसिकली चमड़ी हेल्दी है या अनहेल्दी है, बाल की जड़ में सूजन है, उन एक लोकल लेवल पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। फिर इंटरनल डायग्नोसिस के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि आयरन टेस्ट हम करते हैं, सीरम फेरेटिन टेस्ट करते हैं, प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, मिनरल टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट में अगर वाकई में चीज़ें कम पाई जाती हैं तो फिर हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड स्टार्ट करते हैं, मतलब एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन स्टार्ट करते हैं, कुछ मिनरल स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स डाला जाता है जिसकी वजह से फिर वो मेलेनिन बनना शुरू हो जाता है, या जो मेलेनोसाइट्स डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है वो समहाउ एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरह से फिर टेक्निक्स लगा के जो चीज़ें की जाती हैं। सर, जब मेरे बाल सफ़ेद हुए तो फिर मैंने काली जंगली मेहंदी लगाना शुरू किया
उसके बाद फिर कुछ दूसरे तरह का कुछ, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, यहाँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरे सस्ते किस्म के ब्रांड आने लगे, वो यूज़ करने लगा। तो फिर मेरे घर वाले अक्सर मुझे टोकते थे और बाहर के लोग भी कहते थे कि साहब ये जो आप कलर करते हो ना बालों में, जो आपने ये कलरिंग करना शुरू कर दिया है, ये बहुत नुकसानदायक है, इससे आपके बाल और जल्दी सफ़ेद होंगे जी। तो बालों को कलरिंग नहीं करना चाहिए और इनको जो है जैसे थे वैसे ही रहने देते तो ठीक रहता है। और अगर आपको करना ही है तो जो देशी मेहंदी होती है, जो महिलाएं हाथों में लगाती है, तीज त्यौहार पे लगाती है, करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है और खूब महिलाएं मेहंदी लगाएंगी, तो ये वाली मेहंदी लगा के रखो तो इससे ठीक रहेगा। लेकिन वो मेहंदी लगाने से टिपिकल लाल लाल बाल हो जाते थे और लोग आपको जो है वो एक वर्ग विशेष का समझने लगते थे, तो वो भी हमने छोड़ दिया। तो क्या कलर लगाने से या शैम्पू, साबुन, ये सब चीज़ें बालों को सफ़ेद करती हैं? देखें, केमिकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है केमिकल का हमारी बॉडी के, डाई जिसको हम कहते हैं। हाँ, किसी भी ऑरिफाइस से हमारे शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्री मैच्योर ग्रेइंग का कारण बन सकता है। तो हम बात करें कलरिंग की, तो कलर में हमेशा अमोनिया होता है जो बालों को नुकसान करता है हर एक लेवल पे, जैसे कि ड्राइनेस, रफनेस, ब्रिटलनेस, बाल दो मुहे हो जाना, इसके अलावा जो है सफ़ेद होना भी वहाँ पर शुरू हो जाता है या बढ़ जाता है, या सफ़ेद बालों को ये ट्रिगर कर सकता है। तो कलर करना हमेशा बालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप नेचुरल हिना पे रह सकते हैं अगर आपको लाल बालों से कोई इशू नहीं है तो, पर नेचुरल हिना भी महीने में 1 बार या 2 बार लगा सकते हैं। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है डाई और कलर में कुछ अंतर है? जो भी आपके बालों को काला रंग दे रहा है दैट इज समवेयर अमोनिया, अमोनिया है ही सही, हम उसको कितना भी बता लें कि अमोनिया फ्री है या कुछ भी है। तो बड़े बड़े ब्रांड के जो अभी आते हैं कलर, उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है अमोनिया फ्री। अमोनिया कुछ % मात्रा में डाला जाता है क्योंकि बिना अमोनिया के बाल कलर नहीं होते हैं, पर कोशिश यही करना चाहिए कि हम अमोनिया फ्री कलर ही यूज करें, अमोनिया फ्री कलर का इस्तेमाल ही करें क्योंकि कम अमोनिया मिलेगा हमको उसमें। डॉक्टर साहब, इसको क्या कलरिंग हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कलर, आप बहुत प्रोफेशनल हैं, कलर के बिना आपका काम नहीं चलता। कुछ एक तरीका मैं बता सकता हूं कि उसको किस तरह से करें। बेसिकली कलर का इस्तेमाल कम से कम 40 दिन के बाद ही इस्तेमाल करें, 40 दिन के पहले रिपीट नहीं करें। कोशिश करें कि बालों को वहाँ टचिंग करें जहाँ पर वो बाल सफ़ेद हो गए हैं, पूरे सिर में, सिर की चमड़ी में, पूरे बालों में नहीं लगाएं। वो जड़ से नीचे से जो निकल गया उत्ते में लगा लें। हाँ, कुछ एरिया जहाँ जहाँ कलर फेड हुआ है वहाँ टचिंग करें और सिर की चमड़ी में नहीं लगाएं, और इसको 40 दिन के बाद ही रिपीट करें, 40 दिन के पहले दूसरा बार कलर नहीं करें। 15-20 दिन में साहब ये बाल सफेद दिखने लगते हैं यहाँ से। कोशिश करें सर टचिंग तो करके काम चलाएं। महीने भर आते आते तो वो इतने बुरे लग जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि आपके बाल काले हैं कि सफेद हैं। समझ गया सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे जो है नेचुरल हिना पे काम चल रहा है, हमारी कंपनी और हमारी टीम भी काम कर रही है इसके ऊपर। क्या बिना कलर कराए, बिना डाई कराए, सिर्फ रख रखाव के जरिए प्री ग्रेइंग बालों को रोका जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम अर्ली स्टेज ऑफ प्री मैच्योर ग्रेइंग पे हैं, मतलब हम बात करें कि 20 साल के पहले हैं या 25 साल के पहले हैं, तो हम रख रखाव अगर करते हैं बेहतरीन तरीके से बालों का, जैसा कि मैंने बताया खान पान में जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जैसे कि विटामिन B12 आयरन की भरपाई करें, राइट, प्रोटीन, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड प्रोटीन की भरपाई करें, उसके साथ में आप बालों और चमड़ी की रख रखाव भी करें। शैम्पू का इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़ के करें, एक दिन छोड़ के तेल लगाएं, मतलब सप्ताह में 2 से 3 बार सिर की चमड़ी को मॉइस्चर करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर की चमड़ी ये इलास्टिक होना ज़रूरी है, अनइलास्टिक हो जाएगी तो बालों को सपोर्ट करना बंद कर देती है। तो एक दिन छोड़ के शैम्पू करें, एक दिन छोड़ के तेल लगाएं तो अच्छे से शैम्पू करें, साफ़ होना चाहिए, तेल निकलना चाहिए। तेल लगाने के बाद 4 घंटे बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि तेल का काम 4 घंटे में पूरा हो जाता है। दिन में 2 बार रात में लगा कर सो जाइए, सुबह शैम्पू कर सकते हैं। दिन में 2 बार कंघा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की कई सारी जनरेशन ने क्या किया है, बालों को टच करना बंद कर दिया है। किसी के बाल झड़ते हैं तो कंघा करना बंद कर देता है, शैम्पू करना बंद कर देता है, तेल लगाना बंद कर देता है। तो दीज ऑल आर द मिथ जो कि नहीं करना चाहिए, और ये सब अगर चीज़ें जो है आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बालों, चमड़ी और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अनकंडीशनिंग ऑफ द हेयर एंड स्कैल्प एक सबसे बड़ा कारण है ग्रेइंग को बढ़ाने में, एक्सेलेटर करने में। डॉक्टर मीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे जब शुरू में 2-4-5 आपके 8 बाल सफ़ेद होते हैं जी, तो आप उनको तोड़ लेते हैं जी। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या इस बालों को तोड़ने से ये
दूसरे बालों को वो ऐसा कोई द्रव्य निकलता है क्या जिससे दूसरे बाल सफेद हो जाएं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि देखिए घर में आजकल सबके अलग अलग कंघे तो होते नहीं। आधुनिक घरों की बात छोड़ दीजिए, पुराने गांव में तो एक कंघे में पूरा घर करता है, एक टॉवल से पूरा घर पोंछता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बालों के कंघे हैं या मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, उसी कंघे को मेरी दूसरे ने लगा लिया, तीसरे ने लगा लिया, तो क्या ये एक दूसरे से फैलने वाला रोग है? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हम कंघा इस्तेमाल और टॉवेल इस्तेमाल करते हैं, छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, तो हम एक दूसरे का कंघा इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियली नहीं करना चाहिए अगर आप थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हैं, पर ये कंघा इस्तेमाल करने से फैलता नहीं है, ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, तो एक दूसरे से प्रीमेच्योर ग्रेइंग बढ़ती नहीं है। और पहला क्वेश्चन आपका था कि जो बाल तोड़ लेते हैं। हाँ, तो बाल अगर हम तोड़ लेते हैं तो तोड़ने की वजह से सफ़ेद बाल नहीं बढ़ते हैं, इंक्रीज नहीं होते। ये एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाल तोड़ते हैं तो एक दूसरे से वो फैलते नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, एक मिथ है। और पर तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप तोड़ते हैं तो बाल की जड़ में सूजन आ सकती है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, कुछ बीमारी दूसरी बीमारी हो सकती है, या वहाँ बाल आने ही बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर उसको तोड़े नहीं। तोड़े से एक फिजिकल स्ट्रेस पैदा हो जाता है, वहाँ सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन है तो उसके अंदर जा सकता है, तो इसलिए तोड़ना नहीं चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए। आप चाहे तो काट सकते हैं पर तोड़े नहीं। और छुआछूत तो होती नहीं है, छुआछूत नहीं होती। आपने कंघा यूज कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दादी नानी जो होती हैं साहब, ये बड़ी डॉक्टर होती हैं, आपको मालूम है ना। आपने भले कितनी पढ़ाई की हो, लेकिन दादी नानी के पास जो नुस्खे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। तो जब हमारे बाल सफेद होना शुरू होते हैं तो हमको कहा जाता है कि आंवले के पाउडर को गला के उससे बाल धो, या तुम्हारे रूसी डैंड्रफ के कारण बाल सफेद हो रहे हैं इसलिए मुल्तानी मिट्टी लगाओ, या नींबू और दही को मैश करके दही और नींबू से साफ करो, या बाल जो आपके सफेद हो रहे हैं तो इसको थोड़ी सी इसको भाप दो टॉवेल के जरिए। क्या ये नुस्खे ठीक है या इससे नुकसान होता है? और नहीं सर, ये नुस्खे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब एक इंटरनेट सेंसेशन है। आजकल हर डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि हर कोई ना कोई बंदा इस तरह से आता है जो नींबू रगड़ के आता है, या फिर दही लगा के आता है, या फिर मेथी दाना के पाउडर वगैरह ट्राई करके आता है। बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं करना चाहिए। इन सब के साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आप दही लगाते हैं तो डैंड्रफ और बढ़ जाएगा, राइट। अगर आप मेथी दाना का पेस्ट वगैरह लगाते हैं तो बाल की जड़ में सूजन आ सकती है, हेयर फॉल का रेशियो बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए। और ऊपर से नीचे जाने का, दही से क्यों डैंड्रफ बढ़ जाएगा? दही का तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि दही लगाने के बाद तो डैंड्रफ कम हुआ। नहीं, अगर ऑयली डैंड्रफ अगर आपको है और आपने दही लगाया तो दही ऑयली प्रॉपर्टी का होता है, वो आपके आपके डैंड्रफ को बढ़ा देगा वो, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपने जो बताया कि जो है दादी नानी और कुछ नुकसान, आंवले के पानी से नहाना, सीकाकाई, रीठा, आंवले का पेस्ट। ऊपर से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बना है जो कि सिर के बालों के चमड़ी से होकर नीचे की तरफ जाता है, तो ऊपर से लगाने वाली कोई भी चीज़ फायदा नहीं करती है। अगर आप उनको खाएंगे तो वो खाने से हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर आपके बाल की जड़ों से बालों तक पहुंचेगा। तो ये रास्ता होता है, ऊपर से कोई रास्ता नहीं होता। ऊपर से हम आंवला लगाने के बजाय खाएं तो वो ज्यादा लाभकारी हो सकता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी है और हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों की ज्योति के लिए आंवला अच्छा माना गया है, राइट। तो सर ये देशी मैनेजमेंट अगर हम छोड़ दें और हम अगर डॉक्टर मीत के क्लिनिक में आए तो असमय सफ़ेद हो रहे बालों को काला करने के लिए आपके पास क्या मैनेजमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम पहले हेयर और स्कैल्प का डायग्नोसिस करते हैं 75 टाइम जूम कैमरे में डाल के। उस कैमरे से हमको एक रिपोर्ट आती है कि चमड़ी और बालों में क्या प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हम दूर करना शुरू करते हैं। फिर हम इंटरनल लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के जो भी डिफिशेंसीज होती है उनकी भरपाई करना शुरू करते हैं। तो हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल मैनेजमेंट और कुछ थेरेपीज वगैरह ट्रीटमेंट मिला के ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट बनता है। जब ये हम स्टार्ट करते हैं तो हमको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। 3 महीने में कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं कि बालों में थोड़ा सा कलर चेंजेस हो रहा है या फर्दर ग्रेइंग रुक गया है। ये सारी चीज़ें हमको 3 महीने में आगे पता चलना शुरू हो जाती हैं। 3 महीने तो इलाज कराना ही पड़ेगा? नहीं, प्री मैच्योर ग्रेइंग का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो प्रोटीन इनटेक होता है, वो थोड़ा साल भर तक जा सकता है, साल भर तक। पर 3 महीने में हमको कुछ विजुअल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं।
मतलब 3 महीने में आपको हल्के फुल्के रिजल्ट्स आने लगेंगे, और आप अगर इसको पूरी मेहनत से करते रहें और डॉक्टर के निर्देश मानते रहें तो साल भर बाद आपको इसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन दिख सकता है। रोका जा सकता है इसको। अगर उम्र कम है और ये जो है जितनी उम्र कम होगी उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसमें होते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि सामान्यतः, मतलब अब अलग अलग के साथ डिपेंड करता होगा खर्चा, लेकिन एक सामान्य अगर हम एवरेज देखें तो कितना खर्चा इसको में आता होगा? खर्चा सर डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस में जो जेनेटिक होते हैं हम तो उनको मना कर देते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ऐसा लगता है कि जो है इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो कुछ प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स होते हैं उन्हीं का खर्चा होता है, जो कि 1000-2000 के आसपास मंथली के आसपास जाता है या इसके अप्रॉक्स रहता है। बट एग्जैक्ट हम तब बता पाएंगे जब पेशेंट आएगा, उसको डायग्नोज करेंगे, उसकी चीज़ें शॉर्ट आउट करेंगे, कौन सी दवाइयाँ जा रही हैं, कितने पावर की जा रही हैं, कितनी तरह की दवाई जा रही हैं, तो खर्चा अनुमानित उस समय होता है। बट अप्रॉक्स जो है अभी हम ऐसा समझ सकते हैं कि 1000-2000। सर आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, विज्ञापनों की दुनिया है, ये बड़ी सतरंगी सपने दिखाने वाली दुनिया है। अब ये जो विज्ञापनों की दुनिया है इसमें नाना प्रकार के साबुन और नाना प्रकार के शैम्पूस का विज्ञापन आता है। साबुन के विज्ञापन अगर आप देखें तो कई बार तो मैं भ्रमित हो जाता हूँ कि साबुन को लगाना है, इससे नहाना है या इसको खाना है। उसमें लिखा रहता है इसमें मक्खन है, इसमें दूध है, इसमें केसर है, ये नींबू की खुशबू वाला है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इससे नहाना है कि इसको मक्खन को, दूध को, केसर को खाना है, क्या करना है। इसी तरह के शैम्पू से विज्ञापन आते हैं जो बताते हैं कि भाई ये बाल जो है आपके वहाँ तक चले जाएंगे, 3-4 किलोमीटर लंबे बाल हो जाएंगे आपके, लहराने लग जाएंगे, बड़े मोटे हो जाएंगे कि कोई पकड़ के उसको चढ़ जाए। ये जो भ्रामक विज्ञापन है, क्या ये बालों को नुकसान पहुँचाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये क्यूरियोसिटी आपके अलावा कई सारे लोगों के मन में भी आम तौर पे उठती रहती है अमूमन। तो मैं इसके क्लियर कर दूं कि जितने भी शैम्पू, साबुन बालों के नाम पे बेचे जाते हैं, दिस इज अ व्यर्थ, राइट। मतलब हम सिर्फ शैम्पू और साबुन या जो चीज़ें क्लींजिंग प्रॉपर्टी वाली हैं सिर्फ सिर की चमड़ी को साफ करने का काम करती हैं। साफ सफाई के अलावा दूसरा कोई रोल शैम्पू का नहीं होता है। दिस इज वेरी क्लियर। आपको मैंने बताया जैसे कि ऊपर से कोई ऐसा रास्ता नहीं बना है। बहुत सारे लोग जो पुराने बुजुर्ग हैं, मैं उनको जानता हूँ, साधु संतों को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े महात्माओं से मेरी बात हुई, वो कोई साबुन शैम्पू से नहीं आते, वो बरसों से, सालों से, 30-30, 40-40, 50-50 साल से केवल जल से ही नहा रहे हैं। कभी सभी जरूरत हो गई तो काली मिट्टी का, खेत की मिट्टी का लेप कर लेते हैं या बेसन का लेप लगा के नहाते हैं। तो सफाई के लिए क्या शैम्पू और ये जरूरी है? नहीं, जो ये आपने बताया काली मिट्टी लगाते हैं या दूसरी चीजें लगाते हैं, बेसन का उपटन, बेसन, ये सब चीजें तो नहीं लगाना चाहिए, ये सब मिथ है, इसको लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। और रही बात, साबुन बना नहीं है बालों के लिए, बालों के लिए क्लींजर शैम्पू का ही निर्माण हुआ है। शैम्पू से ही बाल धोने चाहिए, साबुन शरीर में लगाएं, साबुन से बाल नहीं धोएं। शैम्पू एक माइल्ड होना चाहिए और बालों के पीएच से मिलता जुलता होना चाहिए। पीएच बैलेंस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन छोड़ के, और करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो सिर की चमड़ी गंदी हो जाएगी, डैंड्रफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है गंदगी जमा हो जाएगी और प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। भारत की बहुत ही मशहूर सुंदर अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी जी, जिनको शब्द सुंदरी कहा गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कई साबुनों का विज्ञापन भी कर चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने आज तक किसी साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जी। वे सामान्यतः मलाई के अंदर बेसन, थोड़ा सा बेसन डालकर अपने चेहरे को साफ करती है। बेसन का इस्तेमाल आप स्किन के लिए कर सकते हैं, बेसन का इस्तेमाल आप बालों के लिए नहीं कर सकते हैं। बालों में वो कई सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो आप, वो एक नेचुरल तरीका है साफ सफाई करने का, तो उसको आप कर सकते हैं स्किन के लिए, बालों में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से तेलों के विज्ञापन है जी। नारियल के तेल के बड़े बड़े ब्रांडेड हैं, वो विज्ञापन बताते हैं। सरसों का तेल भी कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि सरसों का तेल डालना चाहिए, सरसों के तेल डालने से बाल काले भी होते हैं, लंबे समय तक काले रहते हैं, झड़ते नहीं हैं जी। मेरे नाना जी अक्सर ही कहते थे कि सरसों का तेल डालना चाहिए, और साहब वो 90 साल के हो गए थे लेकिन उनके बाल 80% काले थे जी। तो क्या तेल की भी भूमिका रहती है बालों को काले रखने में? तेल की अगर मैं भूमिका की बात करूं तो हॉनेस्टली अगर मैं बताऊं, अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दूं मैं, तो तेल का काम होता है सिर की चमड़ी को मॉइस्चर करना और उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करना। इससे ज़्यादा तेल का कुछ काम नहीं होता है। ना तो काले करते हैं ना सफ़ेद करते हैं। नहीं नहीं नहीं,
ये एक मिथ है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। तो तेल अगर आप सिर की चमड़ी में लगाते हैं, हमारा जो प्राचीन काल से हमने देखा है, इंडिया में सिर्फ तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में कोई तेल नहीं लगाता है। क्रीम लगाते हैं सर, वो जेल लगाते हैं। हाँ, जेल या क्रीम लगाते हैं। तो तेल जो है, यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट तेल को जो है लगाने के लिए मना भी करते हैं, क्योंकि हमारी चमड़ी ऑलरेडी ऑयल का सिक्रेशन करती है। बट तेल लगाना जरूरी है, क्योंकि सिर की चमड़ी उन लोगों में जिनकी ड्राई स्किन है, आजकल क्या हो गया है, पॉल्यूशन, खान पान, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन के कारण स्किन जो है, स्कैल्प जो है आपका ड्राई हो जाता है। तो ऑयल अगर आप लगाते हैं सप्ताह में 2 या 3 बार, तो आपकी सिर की चमड़ी मॉइस्चर होती है और उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, जो कि बालों को आगे सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बालों में बहुत महत्वपूर्ण है तेल लगाना। तो तेल लगाना चाहिए, और उसका मैंने आपको शेड्यूल भी बताया कि कितनी बार उसको लगाएं वीक में। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मधुगंजन द्विवेदी, डॉक्टर मीत क्लिनिक के डायरेक्टर हैं, और आपने बहुत सारे भ्रमों को यहाँ दूर करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना होगा, अपने खान पान को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन एक लंबी प्रोसीजर है, और आप कौन सा शैम्पू, कौन सा साबुन, कौन सा तेल लगाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन किस तरीके से लगाना और कब लगाना और कितनी बार लगाना, ये डॉक्टर मधुगंजन द्विवेदी साहब ने हमको बताया। सबसे बड़ी बात यह है, अपने बाल अगर सफ़ेद होने लग जाएं तो आप इसको कैजुअली ना लें, इसको ऐसा ही ना मान के छोड़ दें, बल्कि ये एक बीमारी है, और इसके लिए आपको मीत क्लिनिक जाना चाहिए। वहाँ डॉक्टर मधुगंजन एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आपके बालों का आपकी खोपड़ी की जो खाल है, जो चमड़ी है, स्किन है, उसका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद पूरा एक हेयर मैनेजमेंट, हेयर ट्रीटमेंट करेंगे। तो समय रहते आपके बालों को रिवर्स यानी काला किया जा सकेगा, और काला ना भी किया जा सकेगा तो वहीं रोक दिया जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, बाल सफ़ेद होते ही मीत क्लिनिक जाएं और सही सलाह लेकर सही इलाज करें। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।